नमस्कार। आज मैं तुम लोगों को डॉक्टर रामविलास शर्मा के बारे में बता रही हूँ। डॉक्टर रामविलास शर्मा का जन्म सन 1912 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में हुआ था। इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में एमए किया तथा वहीं से पीएचडी की उपाधि भी प्राप्त की। वहीं कुछ वर्षों तक अध्यापन का कार्य किया। उसके पश्चात राजपूत कॉलेज आगरा में अंग्रेजी के प्राध्यापक रहे। फिर के.एम. मुंशी विद्यापीठ आगरा के निदेशक रहे। पुनः बलवंत राय कॉलेज आगरा में अंग्रेजी के प्रोफेसर रहे। वे प्रगतिशील लेखक संघ के मंत्री भी रहे। इन्होंने हंस पत्रिका का संपादन भी किया। ये प्रख्यात मार्क्सवादी समीक्षक थे। वे कवि से ज़्यादा आलोचक थे। इनकी कविताओं में जीवन और समाज का यथार्थ चित्र देखने को मिलता है। इनकी प्रमुख रचनाएं जो हैं वो कविता संग्रह में है रूप तरंग 1956 में प्रकाशित हुई थी। इसमें सन 1929 से लेकर के 1956 तक की इनकी जो भी कविताएं हैं वो संकलित हैं। आलोचना की जहाँ तक कृति की बात है तो आलोचना में इनकी कृति है प्रगति और परंपरा, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, प्रेमचंद और उनका युग, भारतेंदु युग, हिंदी भाषा की विकास परंपरा, आस्था और सौंदर्य, निराला की साहित्य साधना। ये पुस्तक निराला की जो साहित्य साधना है वो 3 खंडों में है। भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद, मार्क्स पिछड़े हुए समाज, अस्तित्ववाद और नई कविता, भाषा और समाज। इसके अतिरिक्त आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना तथा भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण इनकी महत्वपूर्ण समीक्षा पुस्तकें हैं। इनकी आलोचना बड़ी प्रखर और मौलिक सूझबूझ वाली होती है। व्यापक और गहरे अध्ययन मनन के बाद ही ये समालोचना लिखते थे। निराला को साहित्य में शीर्ष स्थान दिलाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। साहित्य के साथ इनकी संस्कृति, राजनीति, समाजशास्त्र, भाषा विज्ञान में भी गहरी पैठ थी। अतः इनकी समालोचना ने व्यापक आयामों से जुड़कर हिंदी समालोचना को सुविकसित किया है। जहाँ तक संपादन की बात है, इन्होंने कई पत्रिकाओं का संपादन भी किया। आगरे से ही समालोचक का संपादन ये बराबर करते रहे। मनुष्य महान है इस विश्वास के साथ इनकी कविता का स्वर फूटता है। जीवन में दुख से करुणा उत्पन्न होती है, लेकिन अन्य कवियों की भांति इनमें करुणा से निराशा का जन्म नहीं होता। प्रकृति में इनकी दृष्टि मानव सापेक्ष है। यूँ इन्होंने पशु पक्षियों, वृक्षलताओं, नदी सरोवर, विभिन्न ऋतुओं, हिमालय और समुद्र, कोहरा और तूफान का भी वर्णन किया है, पर उसमें दृष्टिकोण की बात ही प्रमुख है। यह वर्णन यथार्थपरक और सोद्देश्य है। इनका लक्ष्य है प्रकृति के बीच मानव की प्रतिष्ठा के साथ जीवन के उच्च आदर्शों का प्रचार। यह काम इन्होंने इस कुशलता के साथ किया है कि उसमें उपदेश की गंध नहीं आती और न वर्णन में कहीं से कोई विकार उत्पन्न होता है। प्रकृति, प्राणी और जीवनादर्श एक ही चेतना के अनिवार्य अंग से प्रतीत होते हैं। चांदनी का वर्णन है तो उसके अस्थायी सौंदर्य की तुलना से मानवीय कर्म के अस्थायी सौंदर्य को अधिक महत्व प्रदान किया गया है। प्रत्यूष के वर्णन में डूबने वाले चंद्रमा से उगने वाले सूर्य पर कवि की दृष्टि अधिक रही है। विशाल समुद्र भी उन्हें मनुष्य के सामने छोटा लगता है, क्योंकि जहाँ समुद्र लंबी सांसें भरकर और सिर धुनकर अपनी सीमा में बंधा रह जाता है, वहाँ मनुष्य अपनी सीमाओं से ऊपर उठकर आगे बढ़ता है। मनुष्य के संसर्ग के कारण प्रकृति और अधिक सुंदर लगती है। कोहरे के बादल शीर्षक रचना से इनका एक उदाहरण मैं आप लोगों को दे रही हूँ। बीच खेत में सहसा उठकर खड़ी हुई वह युवती सुंदर, लगा रही थी पानी झुककर, घेरे उसे जहाँ दल के दल उठते हैं कोहरे के बादल। हिंदी कविता में समुद्र का वर्णन बहुत कम पाया जाता है। इसका एक कारण यह भी है कि हिंदी का कवि समुद्र के किनारे कम ही गया है और रहता है। वह यात्रा प्रेमी भी नहीं है और प्रायः अपने घर से दूर जाना पसंद नहीं करता। पहाड़ों पर घूमना उसे प्रिय है। समुद्र के तट पर
बैठना उठना नहीं। इसी से हिमालय के वर्णन में तो हिंदी कविता में बहुत सारी कविताएं पाई जाती है, परंतु समुद्र के ऊपर लिखी गई कविता बहुत कम है। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने इस ओर थोड़ा ध्यान दिया है। इस दृष्टि से इस संग्रह की समुद्र के किनारे, महाबलीपुरम का समुद्र तट एवं केरल का एक दृश्य पढ़ने योग्य है। गांव का वर्णन भी बहुत प्रभावशाली है। इन्होंने किसान के पौरुष, उसके गंभीर दुख एवं उसके भविष्य तीनों को गहरी अंतर्दृष्टि से परख कर अंकित किया है। वृक्षों के नीचे गायों के पागूर करने, बैलों के पुर खींचने, खेतों में फूलों के ढेर लगने, चिड़िया के मक्का और ज्वार के दाने चुगने, कभी पुरवाई और कभी लू के झोंके आने, बवंडर उठने, बादल छाने, बाढ़ में भूमि के डूबने आदि के उल्लेख में ग्राम जीवन के चित्र को बहुत सजीव रूप से प्रस्तुत किया है। प्रेम की चर्चा इनके काव्य में बहुत कम पाई जाती है। ऐसा नहीं है कि ये उसे मान्यता प्रदान नहीं करते हों। कुछ छोटी कविताओं में इन्होंने प्रेम के महत्व को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है। वह व्यक्ति के जीवन की शोभा है और उसके बिना जीवन में कुछ शेष नहीं रहता। उसके कारण बड़ा से बड़ा दुख भी सहनीय प्रतीत होता है। जहाँ तक राष्ट्रीयता की बात है, राष्ट्रीयता की भावना इनकी कविताओं में कूट कूट कर भरी हुई है। स्वतंत्रता का मूल्य ये जनता के जीवन की प्रसन्नता से मापते हैं। राष्ट्रीय पताका पर लिखी गई इनकी रचनाओं में गौरव, उत्साह और आनंद की भावनाएं झलकती हैं। इसका एक उदाहरण मैं आपको दे रही हूँ। और भी ऊंचा उठे झंडा हमारा, विश्व को संदेश दे जनता अमर है। रामविलास शर्मा जी के प्रखर व्यक्तित्व को कविता संभाल नहीं सकती और उसके लिए वे अपने स्वभाव को एक सीमा से आगे कोमल नहीं बना सकते। अतः दोनों के बीच कुछ दूरी सी है। सत्य के भी वे कुछ अधिक निकट आ गए हैं। कविता थोड़ी सांकेतिकता पसंद करती है। विचार की दृष्टि से वह पुष्ट है, लेकिन कल्पना और भाव दोनों को ये ठीक से मुक्त नहीं कर पाए। ऐसा नहीं है कि इन्हें संवेदनशील हृदय न मिला हो, पर उस पर नियंत्रण बहुत अधिक है। यूँ प्रायः सीधी बात करने के अन्यायी हैं। परिणाम यह हुआ कि अनेक स्थलों पर कला का अभाव खटकता है। काव्य क्षेत्र की ये बहुत बड़ी सीमाएं हैं, लेकिन कवि के हृदय की आग के आगे पाठक का ध्यान इन कमियों की ओर बहुत कम जाता है। और रामविलास शर्मा ने काव्य के क्षेत्र में यदि और थोड़ी लगन से काम किया होता